on the front lawn of his house, how thousands would come from all over the place, touch his feet, and how affectionately he dealt with every single individual, beggar, the rich or the ordinary man, everyone equally, and with a touch of compassion. उनका जिसको कहते हैं एक बुलंदी पर पहुंचने की बात, लोगों से राब्ता और बड़े से बड़े स्टेटस में आकर नीचे के नीचे आदमी से जो दलित है, जो जिसको कोई सुनता नहीं, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोनों पहलुओं को खूब नाप तोल कर देखा था। पंत जी की प्रायोरिटीज में छोटा आदमी पहला आदमी था और साथ ही हो छोटा हो बड़ा हो बराबर का आदमी था। ये दो बात बहुत फर्क की होती है कि छोटा आदमी पहला आदमी आपके गिनती में है कि नहीं, और साथियों में छोटे और बड़े के बीच में समभाव आप में है कि नहीं। ये सखा भाव कृष्ण का था, यही सखा भाव इंद्र में है, ये सखा भाव का गुण पंत जी में भरपूर था। मैं पढ़ती थी कॉलेज में, जब मुझे स्वर्गीय श्री जमुनालाल बजाज जी ने अल्मोड़ा में उनकी बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टी में बुलाया। मेरी माँ जेल में थी, मेरे भाई जेल में थे, तो गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने मुझे अपने बच्चों के साथ वहाँ आने के लिए कहा। वहाँ पे पंत जी आए उनको मिलने के लिए, और फिर अल्मोड़ा से बिनसर जाने की तैयारी हुई, और पंत जी और जमुनालाल जी और हम बच्चे लोग पैदल पैदल चल रहे थे। वहाँ मैंने देखा कि पंत जी के पास हर एक जगह पे लोगों को पता था, लग जाता था, और वो उनको मिलने के लिए आते थे। और जहाँ कहीं उनको खबर लगती कि कोई वर्कर बीमार है या उसके घर में कोई किसी प्रकार का कष्ट है, तो वो काफ़ी पहाड़ियाँ उतर के नीचे जाके या ऊपर चढ़ के उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए जाते। तो जमुनालाल जी और पंत जी वर्कर्स की कितनी खबर रखते थे और कितना उनका ध्यान रखते थे, ये मैंने देखा और मेरे मन पे उसका बहुत प्रभाव हुआ। कांग्रेस बुलेटिन निकलता था, वो निकलता तो छपता था गुप्त रूप से ही, तो उसका संपादन मैं करता था लखनऊ में। उस सिलसिले में पंत जी के पास जाया करता था, उनको ताज़े समाचार बताने के लिए, और अगर उनको कुछ कहना होता था तो वो भी मालूम करने के लिए। तो एक रोज गया मैं, ज़्यादा का मौसम था, हम लोग धूप में बैठे हुए थे, कालीन बिछा था लॉन में, धूप में बैठे थे। सुबह छिप गया, शाम हो गई, सर्दी होने लगी, लेकिन पंत जी अंदर नहीं जाना चाह रहे थे। अंदर से कोई बुलाने आया कि बाबू चलिए, ठंड हो गई। तो वो बोले मेरी तरफ देखकर कि भाई तिलक, मुझको यहाँ आराम से रहना घर में अच्छा नहीं लगता है, जबकि इतने लोग जेल में कष्ट भोग रहे हैं और बहुत से लोगों के मकान भी कुर्क हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द गिरफ्तार हो जाऊँ। मेरी बहन पूर्णिमा बैनर्जी, वो काफ़ी कांग्रेस की बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थी, और आज भी मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश में, अगरचे उनको गुजरे हुए काफ़ी वक्त हो गया है, वो काफ़ी पुराने लोग उनको याद करते हैं कि अच्छा काम करती थी और अपने आप को उन्होंने एक तरह से निछावर कर दिया था। नतीजा यही हुआ कि काफ़ी छोटी उम्र में वो नैनीताल में बीमार पड़ी और पंत जी ने उनकी देखभाल करी। हमको जब ये मालूम हुआ, मुझे तो इतना अफसोस और दुख था कि मैं अपनी बहन के पास नहीं जा सकी जब वो इतनी बीमार थी। और सबसे पूछा कि भाई किसने उनकी देखभाल की, कौन ले गया हॉस्पिटल, कौन, वहाँ एक मशहूर हॉस्पिटल था अंग्रेज़ों के वक्त, कहीं रमज़े हॉस्पिटल। तो सब ने कहा नहीं, पंत जी ने, वो मेंबर थी वहाँ की यूपी असेंबली की, मगर फिर भी पंत जी ने उनकी देख रेख में सब कुछ हुआ, उनका इलाज, और अंत में भी वही लेके गए उनको शमशान घाट। तो मुझे एक तरह से तसल्ली हुई कि चलो हम नहीं थे, हमारे बड़े बूढ़े कोई उस वक्त नहीं थे,
मगर पंत जी ने वो खाली जगह पूरी की, एक तसल्ली सी हो गई, ठंडक पड़ गई। वो जब मैं लखनऊ गई तो शुरू शुरू में मैं मुझसे कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा खावंद इलाहाबाद में, तुम्हारे भाई इलाहाबाद में, तुम अकेली नहीं रह, तुम बहुत काफी जवान हो। तो मैं तो अपने को बहुत बड़ा समझती थी, 36 वर्ष की थी। खैर उन्होंने अपने घर में मुझे रखा और मुझे बिल्कुल बहुत प्यार आदर सब कुछ था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मैं आज़ादी से अपने आप रहूं, क्योंकि जब इतना बड़ा पोजीशन था तो उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी की मातहती में रहूं। खैर फिर मैंने अपने पति को टेलीफोन किया, उन्होंने पंत जी से कहा कि मेरी इजाज़त है, आप जाने दीजिए। फिर उन्होंने मुझे जाने दिया और रोज़ रात को आते थे। दफ्तर के बिल्कुल पास मेरा घर था, तो दफ्तर से लौटते हुए 1-2 मिनट के लिए 10 दिन 15 दिन महीने में रोज आते थे, देखते कि क्या चल रहा। जब वो सेक्रेटेरिएट से काम करके लौटते थे 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बजे, तो उनके मकान में बरामदे में और अंदर ड्राइंग रूम के गैलरी में भीड़ रहती थी। और वो जब ये आते थे तो दोनों साइड में बहुत भीड़ रहती थी और वो हर एक से जब आके बात करते थे, इवन व्हेन वन शुड थिंक दैट मैन मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क, सबसे बड़े प्यार से हंस के बात करते थे और जिनकी ज़रूरत जो होती थी उसको फौरन ही हुक्म देते थे। उसमें गरीब भी आते थे, कोई लोग कहता था कि मेरी लड़की की शादी है तो फौरन वो पीए जानकी असिस्टेंट रहता, जानकी 2000 का चेक दे दो, 5000 का चेक दे दो, किसी के कपड़े नहीं है उसको कंबल दिलवा दो। जब तक वो सब आदमियों से नहीं बात कर लें, सबकी प्रॉब्लम्स को, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके तब ड्राइंग रूम में जाकर के बैठते थे। 1948 में मुझे 5000 रुपए का अनुदान महाकवि निराला के साथ मिला। मैं पंचगनी सैनिटोरियम में टीबी का इलाज करवा रहा था और 2.25 साल से वहाँ था। मेरा सारा पैसा भी खत्म हो गया था, मैं चिंतित भी था। मैंने किसी को अर्जी नहीं दी, मैंने किसी को खत नहीं लिखा, मुझे पता नहीं था। किसी मित्र की चिट्ठी से, अखबार के कटिंग से मुझे पता चला कि मुझे निराला के साथ 5000 का अनुदान 2 साल के लिए मिला है उत्तर प्रदेश की पहली नेशनल सरकार ने। तो गोविंद वल्लभ पंत उसके मुख्यमंत्री थे, तो जाहिर है कि थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने पता किया तो संपूर्णानंद जी को खत लिखा, उन्होंने 1 साल का मुझे वहीं भिजवा दिया सारा पैसा। तो मैं यहाँ आया। बल्कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो आप सब देख रहे हैं, मैं तो आया था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था बिल्कुल। मैं तो बहुत बुरी हालत में आया था, बस सरकार ने पैसा दिया था, कुछ रेडियो से कमा लेता था। और ये मेरी पत्नी ने प्रकाशन किया, ये बंगला मैंने खरीदा, ये सारा कुछ, ये अगर सच पूछें तो ये पंत जी की ही देन है। छोटे से छोटे आदमी की हालत ये थी, यहाँ पर जब धानों को मशीनों के ऊपर लाइसेंस लगा तो कूटा माली को लाइसेंस लगा दिया। यहाँ सरदार माली था, वो सीधा पंथी के पास पहुँचा, वहाँ बाहर बैठा रहा। शाम को आए पंथी, आते ही उसका हाथ पकड़ा ही, सरदार तुम कैसे आए, तुमने खाना खाया क्या? तुमने कहा कैसे आए? बोले साहब कि हमारे ऊपर लाइसेंस लगा दिया। अच्छा अच्छा ठीक हो जाएगा। वो यहाँ काशीपुर 10 बजे आया ट्रेन से, उससे पहले ऑर्डर आ गया उसको। एक दफ़े एक बहन मेरे पास आई, ज़माने में यूपी गवर्नमेंट में पंथ शायद बिहार की थी, तो उनको हम किस तरह से मदद करें वो मैं सोच रहा था। कोई ज़्यादा तो बात नहीं थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि सरकार में तो सारे नियम और अधिनियम और रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और उनकी डिमांड कोई भी ज़्यादा नहीं थे। वो कोई छोटा मसाला पीसने का मशीन मांग रही थी, कोई 1500-2000 रुपये का।
वैसे तो हम लोग बहुत पैसा देते थे लोगों को कर्जे के तौर पर और ग्रांट के तौर पर वो, लेकिन हमारे मिनिस्ट्री वाले मान नहीं रहे थे कि कैसे उसको फिट करें। तो पंजी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से कनेक्टेड भी नहीं थे, लेकिन हमारा उनसे काफ़ी प्रेम थी, तो मैं बाद में चला गया उनके घर पर। तो बात निकली तो मैंने कहा ऐसे रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के कि हम तंग आ जाते हैं, कैसे लोगों की मदद करें, फिर क्या बात है। तो ये किस्सा ताज़ा था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि होम मिनिस्ट्री से कोई ग्रांट वांट मिल सकती है। तो बोले तुमने जब सारी बात तो छान ली तो कोई ऐसा तो का नियम है नहीं जो तुम नहीं जानते। तो उनके पीए को जरा आवाज़ दिया और उसको कान में कुछ बोले, तो थोड़ी देर में 2000 रुपया लेके वो लोग पीए आ गया। वो लो उनको ये तुम दे दो। मैंने कहा क्यों, अपने पर्सनल में से देते। मैंने मेरे लिए पर्सनल किया और पब्लिक किया, इतना मैं बचा नहीं सकता, लेकिन तुमने जो बात करी वो इतनी भावना प्रेरित थी और दर्दनाक थी कि इतनी छोटी चीज़ भी हम नहीं कर सकते। और जब वो औरत वहाँ से आखिर बिहार से यहाँ आई है, तुम ले लो। मैंने ले लिया, दे दी मुझे। तो मुझे ताजुब होता था कि मुझे क्यों आइडिया नहीं आया ऐसा। मैं भी किसी से 2000 रुपये लेके उनको दिलवा सकता था, लेकिन उनका दिल बड़ा कोमल और दर्द दूसरे का तो वो देख नहीं पाते थे। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, उनकी बेटी का ब्याह हुआ और पंत जी की ओर से मदद जा रही है। 2 विवाहों में मैं मदद करने पहुंचा पंत जी के निर्देश पर। उन्होंने कहा कि देखो वो तो मूर्ख हैं, उन्होंने कुछ व्यवस्था थोड़ी की होगी बेटी के ब्याह में जैसे करनी चाहिए, आप जरा देखिए जाके व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई। मैं गया यहाँ से लखनऊ पहुंचा और लखनऊ जाके जो पंत जी ने कहा था वो बात सत्य निकली। यहां तक कि कपड़े का इंतजाम नहीं था उस विवाह में, वो सब व्यवस्था हुई। पंत जी ने कहां से रुपया दिलवाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस प्रकार के 2 विवाह हुए कि जिसमें पंत जी चाहते और जो पंत जी को ये कहते थे कि ये राइटिस्ट हैं, ये ब्राह्मणवादी हैं, ये हैं, जो उनकी निंदा करते थे, उनका 2 का मैंने उदाहरण आपको दिया है कि पंत जी ने अलग खड़े होकर उनकी मदद की। उनमें जो एक मानव के प्रति जो सद्भाव, जो संवेदना होती है, वो ऐसी थी। ये कुछ बातें ऐसी हो गई, 1949 की बात है कि रेल स्ट्राइक की बात चल रही थी, तो यशपाल जी को भी इन्होंने पकड़ा है। उस वक्त अक्सर तलाशियां होती थी, पकड़े भी जाते थे लोग। तो यशपाल जी उस वक्त बहुत बीमार थे, 103 बुखार चढ़ रहा था और यशपाल जी की गिरफ्तारी कर ली इन्होंने सुबह 4 बजे ही। तो मैं इनके पास गई कि ये आपने क्या किया है। यशपाल जी सख्त बीमार थे और 103 बुखार उनको है और आप पकड़ के ले गए हैं। कहने लगे मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाकर के डिप्टी कमिश्नर से पूछो। मैंने कहा ठीक है। मैं डिप्टी कमिश्नर के पास चली गई। डिप्टी कमिश्नर ने मुझसे तुरंत जवाब दिया कि आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं लौट करके फिर आई पंत जी के पास। तो पंत जी से मैंने कहा कि आप कहते हैं मैं डीएम से मिलूं, डीएम कहता है आपसे मिलूं, आप मुझे बताइए कि मैं किससे मिलूं। तो बड़े छटपटाए। मैंने कहा आपको मालूम है कि यशपाल जी बहुत बीमार हैं, 103 बुखार में आपने पकड़ा है। कहने लगे देखिए वहाँ पर सब उनको हम देखभाल करेंगे। मैंने कहा आपकी देखभाल से क्या होगा, बीमार व्यक्ति को आप जेल में ले गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। कहने हमारी पूरी जिम्मेदारी है। और मैंने देखा कि 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने 3 डॉक्टर जेल में भेजे और यशपाल जी की देखभाल की। उस वक्त काफ़ी झड़प हुई मेरी डीएम को लेकर के उनके साथ, लेकिन उन्होंने तुरंत ही 3 डॉक्टरों को वहाँ जेल में भेजा और मुझे तसल्ली हुई कि यशपाल जी की अच्छी देखभाल हो रही है। पार्टीशन के बाद मुझे याद है कि यशपाल जी को कुछ दिन जाकर के अल्मोड़ा रहना पड़ा था, क्योंकि हमारी पत्रिका विप्लव निकलती थी और विप्लव से वो सहमत नहीं थे।
उसकी पॉलिसी वो सहमत नहीं थे। तो एक तरह से विप्लव तो बंद किया ही, लेकिन यशपाल जी को भी लखनऊ छोड़ करके अल्मोड़ा में कुछ दिन रहना पड़ा। लेकिन ये सब तो राजनीतिक बातें थीं, जिनकी तरफ जो कुछ होता था वो तो सरकार करती ही रहती थी, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से वो पूछताछ करते थे या हमारी मदद करते थे या कोई पड़ जाती थी बात मुश्किल की, तो उन समस्या को हल करते थे, उसमें वो कहीं कोताही नहीं करते थे। वचन का मोल, जो कहा सो किया, जो नहीं कर पाए उसे कह दिया, यह विशेष गुण था उस महान व्यक्तित्व का। संवेदनशील, हर दुख से द्रवित, संपूर्ण जीवन जन सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व का यह रूप, यह अनुपम मिलन, राजनीति में रहकर भी इसके कैक्टस और दंश को सहकर भी जो व्यक्ति बराबर व्यस्त रहा, मगर जिसने जीवन के किसी मोड़ पर कोई उपेक्षा नहीं की, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। सितंबर सन 1887 को अल्मोड़ा से 12 मील दूर कोसी नदी के पार खूंट गांव में एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के 22 दिनों बाद यह बालक अल्मोड़ा अपने नाना के यहाँ चला आया और फिर जीवन पर्यंत अपनी जन्मस्थली वापस न जा सका।
74 वर्षों तक अपने जीवन का एक एक क्षण, अपने शरीर की समस्त शक्ति और अपनी संपूर्ण बौद्धिक क्षमता यह व्यक्ति अपनी मातृभूमि को सहर्ष अर्पण करता रहा। Panji was one of those rare selfless people. He never cared for any profit to himself or any position for himself. All the positions which he held came to him unasked and almost at the compulsion of the political system. He was one of those men who did not even care to take personal protection for himself. You all remember that when the Simon Commission came and the British wielded their lathis in such a way as to hit Jawaharlal Nehru, he posed himself in between and bore the brunt of the attack. As a result, you know that he suffered a physical injury, and to the last days of his life, he had that physical disability. He is one of those men who would sacrifice his life for the cause of the country, for the cause of friendship and the cause of justice. उनका जीवन जो है वो तो पूरा देश के लिए समर्पित था। वो उन्होंने अपने को देश के साथ एक कर लिया था। देशभक्ति तो उनकी प्रारंभ से ही थी, वरना कौन अपनी प्रैक्टिस छोड़ेगा, आगे बढ़ने की बात छोड़ेगा, कौन बार बार जेल जाएगा। और जब उन्होंने ये सब किया तो उस समय कोई स्वतंत्रता तो दिखती नहीं थी। आज़ादी के आंदोलन में पंत जी हर कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ थे, एक चट्टान जैसे खड़े थे। जब लाठियों का सामना करना पड़ा तो साथ थे, दूसरे मुकाबले करने पड़े तो साथ थे। उन्होंने अपनी सेहत, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी देश की आज़ादी के लिए, कांग्रेस के आज़ादी के आंदोलन के लिए। सन 1927 में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसे कांग्रेस तथा सभी राष्ट्रीय संगठनों ने राष्ट्र का अपमान समझा। इसका देशव्यापी विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं। छाती पर पड़ी चोटों को लालाजी सहन नहीं कर सके और 17 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। नवंबर को लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंडित नेहरू तथा पंत जी पर पुलिस ने लाठियों से क्रूर प्रहार किया। नेहरू जी ने इस घटना के बारे में लिखा है, मेरा शरीर घावों और चोटों से भरा था, किंतु सौभाग्यवश किसी नाजुक जगह पे चोट नहीं लगी थी। हमारे कई साथी इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे क्योंकि वो बुरी तरह घायल हो गए थे। मेरे पास खड़े लगभग 6 फुट लंबे गोविंद बल्लभ पंत पुलिस के लिए आसान लक्ष्य सिद्ध हुए और उस समय की चोटों ने उनमें ऐसे कष्टकर और स्थायी रोगों को जन्म दे दिया जिसके कारण वो बहुत दिनों तक अपनी कमर सीधी ना कर सके और ना ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बन सके। जी के मुंह से निकला स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, सचेत होकर सुना सभी ने, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। गांधी जी के मुंह से निकला स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, सचेत होकर सुना सभी ने, स्वतंत्र भारत। गांधी जी ने दांडी में नमक आंदोलन का सूत्रपात किया था। आग की लपटों की तरह यह आंदोलन देखते देखते समूचे भारत में फैल गया। आंदोलन की इस अवधि में 68,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। यह संख्या अंग्रेजी सरकार के अनुमान के एकदम बाहर थी। उन्होंने गांधी जी के प्रभाव
और जनता की देशभक्ति का गलत अनुमान लगाया था। आप सब जानते हैं कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर सत्याग्रह का आंदोलन शुरू कर दिया है। हम सब उनके सिपाही हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। मैं गांधी जी द्वारा बताए हुए तरीके से सरकार पलटने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर सरकार चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर सकती है, और अगर सरकार मुझे गिरफ्तार नहीं करती तो भी मैं समझूंगा कि इसमें कोई राज है। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। 5 मई 1930 को पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने नैनीताल में झंडा आंदोलन आरंभ किया। नैनीताल के माल रोड पर तब भारतीयों के चलने पर प्रतिबंध था। झंडा लेकर युवक नैना देवी मंदिर और तल्ली ताल की तरफ से माल रोड पर चलने का प्रयास करते। अंग्रेजी सरकार के घुड़सवार नित्य उनका रास्ता रोकते और सत्याग्रहियों को तितर-बितर करने का प्रयास करते। लाठियां चलती और गिरफ्तारियां होती, लेकिन पंत जी के नेतृत्व में आंदोलन चलता रहा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज हम अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आरंभ में कुमाऊं का आंदोलन शांतिपूर्ण था, किंतु धीरे-धीरे वहां के सभी नेताओं को किसी न किसी बहाने जेलों में ठूंस दिया गया। इनमें एक ठाकुर सिंह मेहता भी थे। इन पर मुकदमा चलाया गया। पंत जी बचाव पक्ष के वकील थे। जिरह के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मिस्टर निकलसन ने सत्याग्रह के बारे में उनके व्यक्तिगत विचार जानने चाहे। I have seen non-cooperation movement very carefully, and my faith in non-cooperation is increasing day by day. Although I practice law and cannot call myself a complete non-cooperator, but my principles are very much inclined towards non-cooperation. What is the reason for Vakil Sahab to have so much regard for non-cooperation? I think non-cooperation has great significance from the point of view of moral values. Then you can advise them not to resort to politics. I do not say that this movement is only for character building. It has its roots in political restlessness. People are angry with the government. They say they are not being treated with equality. To this, Gandhi has told them to purify themselves and remove their own faults. Mahatma is a saint who combines politics with character building. He teaches the people self-reliance. Do you think independence will come early? I believe that we will be able to stand on our feet through non-cooperation. But I do not say that we will be able to become independent in a month or two. महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सरकार ने दमन चक्र और भी तेज कर दिया। उधर गांधी जी ने जनता से आग्रह किया
कि संघर्ष की अंतिम ज्वालाओं के बीच भी हमें संयम से काम लेना